हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 की। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब इसका लास्ट डेट है, किस फेज से आपको गुजरना है, यानी फॉर्म भरने से लेकर आपको पूरी ज्वाइनिंग तक इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम बात को बताते हैं। इसके आपको हम पूरे इसमें डिटेल आपको बताएंगे कि क्या इसका सिलेबस और पैटर्न होने वाला है, यानी इसमें कितने एग्जाम यानी कितने नंबर का एग्जाम होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी रिक्रूटमेंट 2022 की। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म भरेंगे स्टेनोग्राफर का तो इसमें आपको 2 पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी पर। तो काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि इसमें 2 फॉर्म भरे जाएंगे कि या फिर एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें एक ही फॉर्म अप्लाई किया जाता है। अगर आपका नंबर ज्यादा आता है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद नंबर आपका ज्यादा आता है तो उसमें आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन मिलता है। अगर नंबर कम आता है तो ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं ग्रेड सी की। यानी सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरेंगे, आप एग्जाम देंगे, तो आपका अगर नंबर ज्यादा आता है तो उसमें आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन होता है। तो आप ग्रेड सी के लिए आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं आप ग्रेड सी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जान लीजिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी इसके लिए 10+2 है, यानी अगर आप 10+2 एग्जाम पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखिए, अगर आप 10+2 है तो फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, सीबीटी एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको इसमें एक आता है शॉर्ट हैंड। आपको शॉर्ट हैंड सीखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट हैंड सीखना होगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फेज 2 में जब इसका आप स्टेज 2 देने जाएंगे तो उसमें आपको शॉर्ट हैंड लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भरिए। 10+2 आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। आप शॉर्ट हैंड हिंदी में भी सीख सकते हैं, इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। आइए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेड सी में आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपका इंग्लिश या हिंदी में। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। बात करते हैं, अगर आप ग्रेड सी के लिए आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको इंग्लिश में आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है शॉर्ट हैंड के लिए, और हिंदी के लिए अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसमें आपको 55 मिनट का टाइम मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेड सी की बात कर रहे हैं। अगर आपका नंबर कम आता है, यानी जितना कट ऑफ बनता है उसे नंबर, अगर कट ऑफ ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि यानी ग्रेड डी के लिए आपको भी 10+2 पास होना चाहिए, यानी फॉर्म भरने के लिए 10+2 अनिवार्य है। उसके बाद शॉर्ट हैंड की क्या होती है, शॉर्ट हैंड में आपको इंग्लिश और हिंदी का शॉर्ट हैंड सीखना होगा। इनमें से एक ही सीखना होगा, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश को। तो बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश का शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा ग्रेड डी में, और हिंदी का शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उसमें आपको 65 मिनट का टाइम मिलता है ग्रेड डी के लिए। और ग्रेड सी के लिए, हिंदी के लिए 55 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट। ग्रेड सी में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, ग्रेड डी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ आप ग्रेड सी और ग्रेड डी में अंतर समझ गए हैं। क्या होता है, ग्रेड सी में सिलेक्शन होता है कब, जब आपका नंबर आता है ज्यादा, और नंबर कम आता है तो ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है। जितना कट ऑफ बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलता है। आइए हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की। मान लेते हैं आपने फॉर्म को आप 10+2 पास है तो उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट होती है। तो फ्रेंड्स, एज लिमिट जो होगी इसकी दी गई है 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट होगी, यानी आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से अगर आप 18 साल कंप्लीट हो गए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए ग्रेड डी के लिए। तो ग्रेड डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो 27 साल तक होगी। और मैक्सिमम एज बात करते हैं 30 साल होती है ग्रेड सी के लिए। यानी आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको बता दे रहे हैं मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए ग्रेड सी में ग्रेड डी में सिलेक्शन लेने के लिए, और ग्रेड सी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 30 साल होना चाहिए। तो मिनिमम एज आपको पता हो गया 18 से 27 और 18 से 30 साल तक। उसके बाद आपको एज लिमिट हो गया। उसके बाद बात करते हैं अप्लाई डेट, यानी मान लेते हैं इसका अप्लाई डेट कब से होगा। तो फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फॉर्म इसका आज से अप्लाई हो रहा है, यानी 20/8/2022 से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आप लोग 2 दिन रुक के इसके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख लेना। आपको हम इसमें सारी जानकारी देंगे, क्या आपको गलती करनी है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इसका अप्लाई डेट है इसका 20/8/2022, यानी 20/8/2022 को इसका फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है इसका 5/9/2022, यानी 5 सितंबर 2022 को इसका लास्ट डेट होगा। तो फ्रेंड्स आपको टाइम मिल रहा है टोटल 15 दिन, 20 इसमें 15 दिन का टाइम मिल रहा है। 15 डेज में आप लोग इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट, यानी आपका कुछ गलती होता है फॉर्म में तो आप इसके लिए करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए डेट दिया गया है 7/9/2022। तो फ्रेंड्स 7 सितंबर 2022 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम की। तो फ्रेंड्स सीबीटी एग्जाम कब तक होगा, इसमें आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा, नवंबर माह भी बताया जा रहा है, नवंबर तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। जैसे भी होगा उसको आपको पता होगा कब तक एग्जाम होगा, उसके एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम होने से। तो फ्रेंड्स आपको बता दिए इसका एज लिमिट अप्लाई डेट कब होगा। इसके एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आप इसके लिए आप योग्य हैं तो इसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपए पे करना होगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो कोई फॉर्म फीस नहीं रखी गई है, तो इसके लिए फॉर्म फीस 1 भी रुपए नहीं है। अगर हम ये था बॉयज के लिए, गर्ल्स की बात करें, ऑल कैटेगरी गर्ल्स के लिए फॉर्म फीस 0 रुपए रखी गई है। अगर कोई भी गर्ल्स इसको फॉर्म को अप्लाई करती हैं तो किसी भी कैटेगरी को हो उनके लिए फॉर्म फीस 0 रखी गई है। ये था फॉर्म फीस, तो काफी कम फॉर्म फीस है इसकी। उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये सभी हो गए। मान लेते हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आप सीबीटी एग्जाम के लिए जाते हैं। तो सीबीटी एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कैसा आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, वो आप आइए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हम बात करते हैं, पहला स्टेज आपका सीबीटी एग्जाम होगा। तो सीबीटी एग्जाम में क्या होगा, तो आपको इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट आएगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। इसमें मैथ का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा सा वीक है, यानी अपने आप को समझते हैं मैथ का नहीं आता है, तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का रीजनिंग पूछा जाएगा, टोटल 50 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 नंबर रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी पूछे जाते हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना होगा तो जनरल अवेयरनेस को क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इंग्लिश होता है आपका 100 नंबर का, तो 100 नंबर का इंग्लिश होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन। टोटल अगर बात करें हम टोटल क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स की, तो फ्रेंड्स 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। आपको पता हो गया 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको अगर एग्जाम को क्लियर करना होगा तो कम से कम इसकी जो कट ऑफ हम बताते हैं, कट ऑफ तो अनुमानित तो आपको 150 तक नंबर लाना होगा ग्रेड सी में सिलेक्शन लेने के लिए। इससे कम आता है तो ग्रेड डी में सिलेक्शन होगा, लेकिन कट ऑफ की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अब इसको आपको बता दिए कि आपका सिलेबस क्या था और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स आप सीबीटी एग्जाम दे दिए हैं, इसके बाद आप बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की, यानी आपको 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, कितने मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। तो फ्रेंड्स 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट का। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को अटेंड करना होगा। काफी कम टाइम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, इंग्लिश में। अगर आप इसमें थोड़ा सा कमांड आप कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में तो आप टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग आती है थोड़ा सा लेंथी रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। तो 200 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन आपके 2 घंटे का, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जो ध्यान देना होता है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25 मार्क्स की। तो फ्रेंड 0.25 मार्क्स आपके कब हम गलत किए जाएंगे, यानी आप जब 4 क्वेश्चन लगातार 4 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो एक सही आंसर को आपको गलत किया जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। यानी सीधा सीधा आप बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी।
तो ये था आपका निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रखा गया है। और आपको सीबीटी एग्जाम का आपको सिलेबस पता होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम मान लेते हैं आपने सीबीटी एग्जाम को क्लियर कर लिया, आपने 150 तक नंबर अगर आप ला देंगे तो उसमें आपको ग्रेड सी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया सीबीटी एग्जाम के बाद, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट को आपको देना होगा, जो कि फेज सेकंड माना जाता है। स्किल टेस्ट में आपको क्या होगा वो भी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट में आपको पहले ही बता दिए कि ग्रेड सी में सिलेक्शन होगा या फिर ग्रेड डी में सिलेक्शन होगा, वो आपके नंबर पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका ज्यादा नंबर आएगा तो ग्रेड सी में सिलेक्शन होगा, और कम नंबर आएगा थोड़ा सा तो ग्रेड डी में सिलेक्शन होगा। मान लेते हैं ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ, तो ग्रेड डी के लिए हम आपको बता देते हैं कि स्किल टेस्ट कैसा होगा। तो ग्रेड डी में आप अगर इंग्लिश टाइपिंग किए हैं तो आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और अगर आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा ग्रेड डी के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो ग्रेड सी में इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, और ग्रेड सी में हिंदी के लिए आपको 55 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन से लैंग्वेज से आप शॉर्ट हैंड सीखे हैं। इंग्लिश के लिए ये टाइम मिलेगा, हिंदी के लिए टाइम मिलेगा, ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था। और ग्रेड डी और ग्रेड सी की अंतर की अगर आपको इसमें डिफरेंस बताएं तो इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपका ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ है तो उसमें आपको सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होती है, ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है तो सैलरी कम मिलती है। बात यही थी। उसके बाद आपको सारी जानकारी आपको दे दी, लेकिन इससे पहले आपको सारी जानकारी आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने से पहले आपको एक चीज नोट पॉइंट हम आपको बता देते हैं, क्या आपको गलती नहीं करनी है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करने के बाद उनको एडमिट कार्ड से रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि फोटो आपकी जो आप फोटो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, फोटो आप लगाते हैं तो फोटो 3 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से आप 3 महीने की पहले की फोटो होनी चाहिए। यानी आप लोग तुरंत करंट को फोटो लगाइएगा। करंट में आपको फोटो जब आप लगाएंगे तो उसमें आपका यहाँ पर नाम अपना लिखिएगा, नाम आप लोग अपना लिखवाइएगा, और उसके बाद यहाँ पर डेट लिखवाइएगा जिस दिन की फोटो निकलवा रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिएगा आप लोग पुरानी 1 हफ्ते 1 महीने की फोटो लगाइएगा, 3 महीने तक मत जाइएगा, आपको वहां से थोड़ा सा रिजेक्ट हो सकता है अगर आप ओल्ड फोटो लगाते हैं। तो आप लोग नाम कैसे लिखेंगे, जो नाम आपके डॉक्यूमेंट में यानी जो नाम आपके मार्कशीट में दिए गए हैं, आईडी में दिए गए हैं, सेम नाम आपको फोटो में होना चाहिए। और डेट जो है जो जिस दिन आप फोटो निकलवा रहे हैं उस दिन की डेट लिखवाइएगा। ये अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो में आप जब आप फोटो निकलवा रहे हैं उसमें आपकी कैप नहीं होनी चाहिए और चश्मा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कैप और चश्मा, ये दोनों आप निकलवा के फोटो निकलवाइएगा, जिसमें आपको साफ साफ लिखा गया है आपका नोटिफिकेशन है, आपका कैप और स्पेक्टेकल्स नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको कुछ डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर रिप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी तरह से हर एक गवर्नमेंट रिलेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम आपको आने वाले हर एक गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।